और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हज 2019 की। मुंबई में हज प्लान 2019 का ऐलान बाकायदा कर दिया गया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज प्लान का ऐलान कर दिया। 18 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 नवंबर होगी। मरकजी वजीर ने आज़मीन हज के लिए नई सहूलियात का भी ऐलान किया, जिनमें आज़मीन हज को कई नए एम्बार्केशन पॉइंट्स की सहूलत दी गई है। ऑलरेडी मैंने जो डेलीगेशन लेके गया था, उसने वहाँ पर मैं देखा था कि डेलीगेशन में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मलेशिया, उन लोग कैसा जो एकोमोडेशन जो रेट उनको कैसा पड़ता है, ट्रांसपोर्ट क्या पड़ता है। अगले साल भी उतना कुछ तकलीफ नहीं हुई थी, तो ये साल भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजों के लिए कैसी तकलीफ नहीं हो जाएगी। नहीं, हज तो महंगा नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हज सस्ता हो जाए। और इस बीच हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी से हज 2019 से मुतालिक बातचीत की। 19 का ऐलान किया है, तारीख क्या होगी फॉर्म भरने की, क्या क्या सहूलियत दी जाएगी? कल से 18 अक्टूबर से 1 महीने तक की तारीख है, 18 से 17 नेक्स्ट मंथ तक। और ऑनलाइन भी है, उसके अलावा जो है मोबाइल ऐप भी है उसके तहत जो है। और ये 100% हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। 100% ये जो हज होगा वो सब्सिडी फ्री तो है ही है, साथ ही साथ जो है वो पिछले साल से महंगा किसी भी तरीके से ना हो, ये कोशिश है। पानी के जहाज़ की बात हो रही है कि पानी का जहाज़ शुरू होने वाला है, आप ही ने शुरुआत की बात की थी, तो क्या ये मुमकिन है कि 19 से पहले जो है वो पानी का जहाज़? इसमें पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने ग्लोबल टेंडर किया था, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि और भी दुनिया के मुल्कों में। जो शिपिंग कंपनीज हैं उनका कुछ का प्रपोजल आया था, लेकिन वो उतना प्रॉपर प्रपोजल नहीं था। अभी फिर हमने 2-4 दिन पहले ग्लोबल टेंडर किया है और शिपिंग कंपनीज को हमने कहा है कि वो अपना ऑफर दें। लेकिन क्या वजह है कि आपने इस साल जो है वो 1 महीना पहले ही हज का ऐलान कर दिया? क्योंकि हमेशा जो होता था कि डिले होता था, लेकिन एक ये शुरुआत की वजह क्या है? होता क्या था, लोग आराम से एक हज खत्म होता था, कान में तेल डाल के बैठ जाते थे, और उसका नतीजा होता था कि जो सऊदी अरब में आपको मकान लेने होते हैं लोगों के ठहरने के लिए, वो महंगे हो जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता था, पूरा सिस्टम हड़बड़ी में होता था। इसलिए जैसे ही हज 2018 कंप्लीट हुआ, वैसे ही हमने हज 2019 का ऐलान किया। और मुझे लगता है ये हज के हिस्ट्री में हिंदुस्तान की पहली बार होगा कि इतनी जल्दी शुरू हो रहा है। जीएसटी की बात हो रही है कि जीएसटी हटाया जाए। हज कमेटी के जो अराकीन उन्होंने खुद मुतालबा किया है, तो मुमकिनात में से है, मुमकिन है। हमने जो है वो जीएसटी काउंसिल से ये रिक्वेस्ट की है, लिख के भी दिया है, लेकिन थोड़ा गलतफहमी इसको लेकर है। 15% अलग अलग जो टैक्स हैं, चाहे सर्विस टैक्स हो, वैट हो, ये सारी चीज़ें वो देने पड़ते थे पहले भी। 3% सिर्फ जीएसटी बढ़ी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम हो। एक बहुत ही तारीखी काम आपकी हुकूमत ने किया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफ्तर जो है वहाँ पर जो है वो 350 फीट ऊंचा झंडा लहराया है, जो कि हिंदुस्तान में शायद ही कहीं पे दिखाई देता है। आज जब हज का हमने ऐलान किया है, तो जो हज हाउस मुंबई का है, उसमें हिंदुस्तान की हज हाउस की बिल्डिंग पर हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगा फहरा रहा है। रुपये की कदर कीमत में जो गिरावट आई है, उसके बाद बात हो रही है कि हाजियों से पैसा वसूल करने की बात हो रही है, तो इसमें क्या राहत मिल सकती है? देखो, कोशिश हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा जो है बहुत बार हुआ है। बात करके कोशिश करेंगे कि किसी हाजियों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। हज जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। उसी कैमरामैन सरोजलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश के ज़िम्न में आज मुल्क भर में सर सैयद डे के तौर पर मनाया जा रहा है। नांदेड़ के सर सैयद प्राइमरी स्कूल में सर सैयद डे का एहतमाम किया गया। सर सैयद की हयात व खिदमात से तलबा को वाकिफ करवाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तकरीरों के जरिए तलबा ने सर सैयद की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तालीम की अहमियत के हवाले से सर सैयद अहमद खान की जानिब से की गई कोशिशों की सताइश की गई और इन्हें सही मानों में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे लाने का मशवरा दिया गया। पहली बार स्कूल में सर सैयद डे या यौम सर सैयद मनाया जा रहा है।
ये दिन बनाने का मकसद ये है कि हमारी कौम में जितने लोगों ने कौम की तरक्की के लिए, कौम की इस्लाह के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए और वतन की खिदमत की है, तो अपनी आने वाली नई नस्लों को उनके बारे में मालूमात पहुँचे, उनकी तारीख़, उनके कारनामे उन तक जो है पहुँचे। तो इस ज़मन में ये सर सैयद डे या यौम सर सैयद जो है स्कूल में रखा गया है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धारावी के तरक्याती मंसूबे को महाराष्ट्र हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। धारावी की तरक्की के लिए पहले भी कोशिशें की गई थीं, लेकिन मंसूबे कागज से होकर जमीन पर नहीं उतर सके। लिहाजा इस बार हुकूमत ने साबिका मंसूबों में कुछ तब्दीली की है। पहले 240 हेक्टेयर अराजी को 5 सेक्टरों में मुनक़सिम करने की तजवीज़ दी थी, जिसके अलावा अलहदा डेवलप इन्हें किया जाना था, लेकिन अब हुकूमत ने पूरे इलाके को एक साथ तरक्की देने का फैसला किया है। मुमरा में महकमे सफाई नौतामीर शुदा अस्पताल को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने के बाद अब बिजली की सप्लाई भी प्राइवेट कंपनी के हवाले करने की तैयारी चल रही है, जिसके खिलाफ एनसीपी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। एनसीपी लीडर शमीम खान ने बताया कि बिजली सप्लाई को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने से बिजली सारिफीन पर इजाफी बोझ आयद होगा। हम इसकी शिद्दत से मुखालफत करते हैं। उन्होंने बिजली सप्लाई को प्राइवेट कंपनियों के हवाले न करने की हुकूमत से अपील की। ये जो कंपनी है भारत गिर की कंपनी, हमारी जो कंपनी है एमएससीबी, ये हमसे यूनिट का लेती है 3.25 रुपये। वो अगर हमारे शहर में आती है प्राइवेट कंपनी तो हमसे वो लेती है 7.5 रुपये। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, हमारे आमदार साहब ने और हमारे नगर सेवकों ने, हम लोगों ने, कि हम ये प्राइवेट कंपनी, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो टोरेंट हो, चाहे वो बिरला हो, ये कंपनी गुजरात की है। मैं कहना चाहता हूँ ये गुजरात में करे ना, इनको क्या करना है महाराष्ट्र से। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का इलाका है, उस इलाके के अंदर ला करके थोपने का पूरा काम कर रही है। लेकिन हमारी जनता और हम लोग इस कंपनी को हमारे शहर में नहीं आने देंगे। थाने शहर में मारुति स्विफ्ट कार एक पुलिस हवलदार को कुचलते हुए चली गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक पुलिस हवलदार मामूली चेकिंग के दौरान कार को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर ड्राइवर ने चेकिंग से बचने के लिए पुलिस हवलदार को टक्कर देकर वो आगे बढ़ गया। जख्मी पुलिस हवलदार को करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मुल्क की आवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद दी है। विजयदशमी के इस मुबारक मौके पर उन्होंने मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यानी हमारे नए युग की शुरुआत है। विजयादशमी का पर्व, इसकी शुरुआत हो रही है। मैं आप सबको विजयादशमी के इस पवित्र पर्व पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूँ। और ये विजयादशमी भारतवासियों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन करके हम सबको सुख, समृद्ध और संपन्नता की ओर लेकर जाए और सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र का हम निर्माण कर सकेंगे, ये संकल्प करके हम आगे जाए, यही मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। रियासत महाराष्ट्र में गैर मुस्लिम मुहिब्बान उर्दू भी फरोग उर्दू के लिए सरकर्दा नजर आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल अमरावती शहर में देखने को मिली है, जहां अंबादेवी फेस्टिवल के मौके पर हर साल मुशायरा मुनक़िद किया जाता है। संस्कृत भवन में मुनक़िदा इस मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे से शहर के हिंदू मुस्लिम सामाईन ने खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर मुहिब्बे उर्दू पुरुषोत्तम हिरवानी ने कहा कि मुशायरे हमारी तहजीब का विरसा है। सब शायरों ने ऐसी शायरी पढ़ी कि हम सब रोमांचित हो गए। अम्बा फेस्टिवल में ये जो मुशायरा होता है, मैं कहता हूँ हर बार अम्बा देवी के पास से या अमरावती के आशीर्वाद से ही होता है। इतना एम्बिशन ये होता है कि बस सारे लोग उर्दू को जाने, शायरी को जाने। जो हिंदी साइडर है वो नहीं सुनते थे, आज मैं देखता हूँ 80% हिंदी साइडर सुन रहे हैं और वही तारीफ कर रहे हैं, वो आखिर तक बैठते हैं। आज नस नस में समा गई है शायरी। अकोला जिले के आकोट में दुर्गा उत्सव को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
आकोट शहर जिले का हसास इलाका माना जाता है। यही वजह है कि पुलिस इंतजामिया की जानिब से खुसूसी अमन कमेटी का इजलास तलब किया गया। तमाम दुर्गा मंडपों के जिम्मेदारों से अमन शांति के साथ त्योहार को मनाने की अपील की गई। पुलिस के अलावा ओहदेदारों ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवळपास 74 दुर्गादेवीची स्थापना अकोट शहरामध्ये झाली असून मागच्या 8-9 दिवसापासून अतिशय शांत वातावरणामध्ये दुर्गा उत्सव हा साजरा होत आहे। उद्या 40 दुर्गा मंडळ सार्वजनिक दुर्गा मंडळ विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी होणार आहेत आणि त्या अनुषंगाने आज शांतता समितीची सभा पोलीस स्टेशन अकोट शहराच्या सावली सभागृहात आयोजित करण्यात आलेली होती आणि सर्वांची साधक चर्चा झाली आणि उद्याचा जो विसर्जन सोहळा आहे तो शांततेनं साजरा होईल अशा अनुषंगानं सर्वांनी या ठिकाणी आश्वस्त केलेलं आहे। और अब आइए खास बात कर्नाटक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले कर्नाटक की सुर्खियों पर एक नजर। गुलबर्गा जिले में H1N1 वायरस के असरात 16 पॉजिटिव मामले आए सामने। शहरियों में तशवीश की लहर। अंजुमन इस्लाम धारवाड़ के वफ्द की कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन से मुलाकात। कल्बे शहर में उर्दू भवन के लिए जमीन फराहम करने की अपील। और तंजीम महफिल की अनोखी कोशिश, फिल्मी गीतों के जरिए उर्दू को दिया जा रहा है फरोग। सभी मजाहिब के लोग जुड़े महफिल से। ये है न्यूज 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। स्वाइन फ्लू H1N1 के ताल्लुक से गुलबर्गा में काफी बेचैनी देखी जा रही है। गुलबर्गा में H1N1 के 16 मामलात पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। देखिए। H1N1 का वायरस जिला गुलबर्गा में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। हाल ही में H1N1 के एक मरीज की हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत वाक़या हुई थी। हालिया दिनों में H1N1 से होने वाली ये पहली मौत है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक मुतासरा अफराद के नमूने बेंगलुरु को रवाना किए गए हैं। DHO के मुताबिक गुलबर्गा शहर से 8, गुलबर्गा रूरल से 2, चिंचोली, अफजलपुर और चीतापुर से एक मामला सामने आया है। H1N1 टेस्ट हो चुके हैं, उसमें जो है 16 पॉजिटिव आए हैं और 16 में 4 पॉजिटिव केसेस कलबुर्गी ज़िले के बाहर के हैं। हमारे आसपास के ज़िले और दूसरे स्टेट के मिला के 4 केस और बाकी 12 केसेस हमारे जिले के हैं। महकमे सेहत के अफसरान के मुताबिक H1N1 पर काबू पाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके लिए अवाम में शऊर बेदारी प्रोग्रामों का भी इनाकाद किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स और इवन प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इस बीमारी के बारे में हमने जो सेंसिटाइज किया है, उसके मुताबिक जो कोई डॉक्टर खासगी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जो कोई डॉक्टर ऐसे मरीज को देखता है तो तुरंत ट्रीटमेंट भी शुरू करेंगे। उसके अलावा हमारे फील्ड स्टाफ के मुताबिक ये स्वास्थ्य शिक्षण भी दे रहे हैं। उसके अलावा गंभीर सीवियर केसेस को एडमिट करते हुए इलाज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे गुलबर्गा के कोई भी लोगों डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो ना हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से ऑलरेडी हम जो ना इसके एक प्लान बना के ये जो ना बैनर्स, पोस्टर्स और जो ना ये पैम्पलेट्स बना के हम घर घर को जो ना उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो कौन सा भी पेशेंट को जो ना इमीडिएटली जो ना खांसी, दर्द, सर दर्द, वॉमिटिंग, लूज मोशन और जो ना दम ऐसा कुछ आया और इसमें क्या तो ज़्यादा गले में दर्द हुआ और ज़्यादा तकलीफ हुआ तो उसे इमीडिएटली जो ना हॉस्पिटल को, डॉक्टर को मिलना चाहिए। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि रियासत भर में H1N1 के कई मामले सामने आ रहे हैं। रियासत भर में तकरीबन 200 मामलात सामने आए हैं।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के अंजुमन इस्लाम धारवाड़ के वफ्द ने बेंगलुरु में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर से मुलाकात की। वफ्द ने उर्दू के मसाइल को हल करने की उर्दू एकेडमी से दरख्वास्त की। अंजुमन इस्लाम के सदर हमीद कौपिद ने कहा कि धारवाड़ में उर्दू भवन के लिए हुकूमत ने जमीन मंजूर की थी, लेकिन ये जगह शहर के मजाफात में वाक़ है, लिहाजा हुकूमत शहर के दरमियान में जमीन फराहम करे। इसके अलावा उर्दू आंगनवाड़ी कायम करने और उर्दू तलबा को इनामात देने के लिए इकदाम करने की अंजुमन इस्लाम ने दरख्वास्त की है। धारवाड़ में ऑलरेडी सैंक्शन है, फिर हम लोग क्या बोले सिटी में अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा होता कर हम लोग इनको पेश करने के यहाँ पर आए थे। हम लोग जैसा ही हम लोग बात कर रहे थे, फिर उन्होंने वहाँ डीसीपी पास लेकर गए, वहाँ पर प्रेसिडेंट हमारे हमीद शाह के इसमें, और वहाँ पे फिर बात कर लिया। वो बहुत ज़रूरत है सर, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उर्दू वहाँ पर जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए हम जो है ना वहाँ पर उर्दू भवन बनाने का थे, हम लोग बात किए हैं। एक तो जो है आंगनवाड़ी का था, उर्दू को अगर बचाना है तो बच्चों को जो है तो शुरू ही से मतलब वहाँ से मतलब फाउंडेशन होना चाहिए, उनकी बुनियाद जो है तो आंगनवाड़ी का एक था। जद्दा में फौत होने वाले हिंदुस्तानी मजदूर गड़प्पा की आखिरी रसूमात आबाई वतन जोरगी में अदा की गई। लाश को वतन वापस लाने के लिए एसडीपीआई गुलबर्गा ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया। बेवा अपने शौहर की लाश को आबाई मकाम लाने के लिए दर दर भटकती रही, किसी ने भी इस मुतासरा की मदद नहीं की। हर किसी के दरवाजे से इसे मायूसी मिली। एसडीपीआई की गुलबर्गा शाख ने लाश को आबाई मकाम लाने में अहम किरदार अदा किया। ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ। ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಂಡರು ಅವರು ನಾವು ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ನಮಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೋದರು ಹಿಡಿಯೋದರು ಏನು ಇದ್ರವ್ರು ಹಾರಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ ಈಗ। और उसकी फैमिली को जो गुजारा करने के लिए उसके 3 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, बीवी है, उसकी फैमिली को वो एक ही काम करने वाला शख्स था, तो उसकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए कंपनसेशन एक 5 लाख का उनको परिहार दे, ताकि उनकी फैमिली स्टैंड हो सके, स्टेबल हो सके, आम लोगों में जीने के काबिल हो। बेंगलुरु में एक तंजीम फिल्मी गीतों के जरिए उर्दू जबान को फरोग देने की कोशिश कर रही है। इस तंजीम के तहत तकरीबन 200 फिल्मी गीतों के मुजाहरे और उर्दू जबान के मुशायरे मुनक्किद हुए हैं। बेंगलुरु में महफिल नामी तंजीम की सरगर्मियां जारी हैं। कभी मुशायरे तो कभी फिल्मी गीतों के मुजाहरे इस महफिल की जीनत बने हुए हैं। गुज़िश्ता 15 सालों में महफिल के तकरीबन 200 प्रोग्राम बेंगलुरु में मुनक्किद हुए हैं। खासतौर पर फिल्मी गीतों के मकबूल तरीन नगमों को मकामी गुलकार हूबहू पेश करते हुए खूबसूरत समा बांध देते हैं। तो मुशायरा और गीतों के प्रोग्राम ये महफिल ऑर्गेनाइजेशन करती है। हाँ, देते हैं, उनको मुआवजा देते हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उनको ट्रॉफ़ी देते हैं, सब करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिलती है, ये हम हमारे जेब खर्च से ही हम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? ये हमारा शौक़, हमारा म्यूज़िक के लिए, उर्दू को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये हकीकत है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता, झुटला नहीं सकता। आज भी आप सिर्फ पुराने गीतों की बात नहीं, उर्दू आज के भी अगर नए गीत आप लें तो उर्दू ही बेस होता है। प्योर हिंदी अगर आप किसी की समझ के बाहर है, आम इंसान नहीं समझ सकता। तंजीम महफिल की महफिलों में एक जानिब लोगों को तफरीह मिलती है तो दूसरी जानिब फनकारों और गुलकारों को अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ से उभरने वाले फनकार बड़े बड़े स्टेजेस और चैरिटी शोज में अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तरह महफिल से जुड़े कई सिंगर्स ने अपने शौक को पेशे में तब्दील कर दिया है। हाँ, जैसे हम लोगों का प्रोफेशन अलग है, बट क्या होता है, हम कभी भी
चैरिटी शोज़ वगैरह ज़्यादा करते हैं ताकि उसमें फंड रेजिंग भी होता है और साथ में कोई क्लब हो, कोई ऑर्फन इंस्टीट्यूट हो तो उसमें हम लोग हेल्प कर सकें। कि जब हम गाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और लोगों का दिल बहलता है। वह अपने सारे गम को भुलाकर, अपने कामों को भुलाकर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए या 2.5 घंटे के लिए बैठते हैं, अपना दिल बहलाकर खुशी खुशी घर लौटते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हुकूमत के किसी भी ताउन के बगैर गुज़िश्ता 15 सालों से महफिल की सरगर्मियां जारी हैं। बहरहाल बॉलीवुड फिल्मों की जान उर्दू ज़बान पर कुर्बान होने वाले क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी इस महफिल में आकर खूब महजूज और लुत्फानंदोज होकर लौटते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे हीरा गोल्ड स्कैम की। हैदराबाद पुलिस ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर आलिमा नौशेहरा शेख की गिरफ्तार के बाद हीरा गोल्ड स्कैम के मुतासरीन को उम्मीद की एक किरण नजर आई। हैदराबाद में न्यूज़ 18 उर्दू ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमायाकारी करने वाले मुतासरीन से बातचीत की। मुतासरीन ने दीगर रियासतों में मौजूद सरमायाकारों को भी नौशेहरा शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया। तो नाज़रीन, आप ये पूरी बातचीत देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। ये हक हलाल की कमाई है, बैंक का पैसा इंटरेस्ट का रहता है, ये हक हलाल की कमाई है। बल्कि ये जो है ना अपने दीन के हिसाब से पूरे पैगंबरों के नामा ले लेके उनके ले लेके ये करे तो इस्लाम के अंदर जो है ना ये हक हलाल की कमाई है। बल्कि मैं 10 लाख रुपए मेरी जवानी की कमाई पूरी मैं 10 लाख रुपए मैं लगा दिया भाई, लगा दिया तो मेरे को जो है ना 6 महीने तक आया मेरे को बेनिफिट। उसके बाद जो है ना 3 महीने का बल्कि बोले तो अच्छी बात है, बल्कि 3 महीने तक भी हम सब्र करें। 3 महीने के बाद सब्र करने के बाद भी चौथे महीने में आता बोले, फिर उसके बाद फिर डेटों पे डेटा देते जा रहे। और किराए के घर है सो वाले मकानदार घर खाली करो बढ़ रहे, कहाँ जाएंगे भाई। और एक जो है ना खाने पीने का हम जो है ना जब आपको जो है जो ये मुनाफा है वो देना बंद कर दिया गया था तो आपने क्या कहा? तो गए थे ऑफिस में तो 3 महीने को एक बार आता। अब आपको जीएसटी का प्रॉब्लम आ रहा बोल के बोले 3 महीने में एक बार आता बोले, तो उसको भी हम लोग मान लिए। मानने के बाद फिर चौथे महीने में भी नहीं आया, 5वें महीने में भी नहीं आया। फिर हमारे को जो है ना अब ये 6वां महीना होने को आ रहा। अब हम लोग कैसा जीना, हमारी जवानी का पैसा हम लोग लगा दे के बैठे हुए हैं। पूरे जो है ना बेवा लोग है जो है ना रिटायरमेंट है सो लोग पैसा लगा दिए। हाँ, अब ये मलेकल मौत बन के आए, इन्होंने हमारे को नेवारा शेख जो है ना हमारे मुसलमानों को बर्बाद करने के वास्ते आए। मैं 3 लाख इन्वेस्ट किया हुआ हूँ और ये पैसा जो है ना मेरे सास ससुरों को जाएगा, क्योंकि वो उनको महीना मेडिकल एड के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये 6 महीने से पैसा नहीं आ रहा है और मुझे बहुत परेशानी और तकलीफ़ थी। इसलिए कंटिन्यू जाने पर हमेशा तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फिर बाद में हमारे शहबाज अहमद खान साहब जो है ना फ्री सबकी जो है ना ये एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो शहबाज अहमद खान साहब से मिलने के बाद हम लोगों ने जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कराया बंजारा पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद कमिश्नर ऑफिस गए और CCS में मैंने जो है ना अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और ये एक खुशी की बात तो यह है कि नौशेहरा से गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो है अब ये मसला यह है कि सब इन्वेस्टर को फिक्र ये लगी हुई है कि ये पैसा हमको कैसा मिलेगा, क्योंकि 2 लाख में से सिर्फ 500 कंप्लेंट रजिस्टर हुए हैं और दूसरे लोग जो है ना अभी तक कंप्लेंट नहीं किए हुए हैं। अब जैसे ही ये न्यूज़ आ गई है तो ये न्यूज़ के सारे लोग जो है ना अब आगे बढ़कर जो है ना अपने कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 18 लाख इसमें है, लेकिन वो मेरे जो FDRs थे वगैरह थे बाहर के, मैं बाहर था, उसकी FDRs वगैरह सब कैंसिल करके मैं इसमें डाल दिया। तो मैं समझा कि जो है ये प्रॉफिट आएगा तो घर के खर्चे वगैरह चलेंगे, लेकिन अब वो प्रॉफिट जो है 6 महीने से बंद है। तो अब ना खर्चों की परेशानी हो रही है और मेरी लड़की की शादी है। अब ये अक्टूबर में 16 को शादी थी, अब वो महज पैसों की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो अब जो है वो दिसंबर में ये किया हूँ मैं।